प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारे चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे। आज जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसके 3 पार्ट है। इसका मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन अलग अलग करने हैं आपको। तो इसके 3 पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए भाई, इसके 3 पार्ट क्या हैं। क्वेश्चन है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे जो 3 बातें दे रखी है उनको आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे हो रही हैं। पहला पार्ट है ऑफ द D4 स्पीशीज Cr+2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग while Mn+3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। क्या इसका मतलब समझ पाए? कह रहा है अगर Cr+2 कंडीशन में हो तो उसमें भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है। Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D4। इसी तरीके से Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन भी D4 है, यानी Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन भी D4 है और Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन भी D4 है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन D4 है, सेम है। लेकिन कमाल की बात देखो, Cr+2 तो रिड्यूसिंग है और Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है, यानी दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन Cr+2 में रिड्यूसिंग नेचर है जबकि Mn+3 में ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन नेचर दोनों में उल्टी है। Cr+2 में रिड्यूसिंग और यहां पर Mn+3 में ऑक्सीडाइजिंग। क्या वजह है? डिटेल समझेंगे ध्यान से। देखो भाई, ये मैं डाल रहा हूं जिससे जगह बनती जाए। देखें भाई, पहले पार्ट को पहले आप सोचे D4 कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, पहले चेक कर लो। Cr का नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। एक्सेप्शन है ये। अब आपने Cr+2 बनाया तो ये हो गया 4s0, 3d4। साफ नजर आ रहा है D4 कॉन्फ़िगरेशन है। आ गया नजर? ऐसे ही Mn में चलो। Mn का नंबर कितना है? 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 और आपने Mn में लिया +3 कंडीशन। +3 करोगे तो हो जाएगा 4s0, 3d4। इसमें भी 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है Cr+2 में और Mn+3 में भी अगर आप देखें तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसकी नेचर है रिड्यूसिंग और इसकी नेचर है ऑक्सीडाइजिंग। दोनों नेचर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। ऐसा क्यों है? जबकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको करके दिखाया 3d4 है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब वजह समझो बेटा, वजह क्या है देखना, बात समझना। ये हटा रहा हूं। देखो भाई, Cr में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है ना? तो Cr क्या चाहता है? मैं +2 से +3 में बदल जाऊं। ऐसा होने से 3d4 से मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3। हो जाएगा? आप कहोगे हो जाएगा। ऐसा हो जाने से क्या होगा? मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल होती है नीचे की पहले होती है 5, फिर नीचे की तरफ कितनी होती है? 3 T2g और ऊपर की तरफ 2 EG। आया ना? अगर ये 3d4 से 3d3 होता है ना, तो देखो T2g हाफ फिल्ड हो जाएगी। देखो 3d3 होने पर T2g क्या हो जाएगी? आधी भरी। और आपको मालूम है आधी भरी और पूरी भरी ज्यादा स्टेबल होती हैं ऑर्बिटल। कौन सी ज्यादा बढ़िया है? आधी भरी और पूरी भरी। तो इसमें 3d3 कॉन्फ़िगरेशन करने पर हाफ फिल्ड हो जाएगी। तो Cr को जल्दी है मैं +2 से +3 में बदल जाऊं, इससे मेरा कॉन्फ़िगरेशन 3d4 से क्या हो जाए? 3d3 हो जाए, है ना? देखो अगर ये 3d4 होता तो ये हाफ फिल्ड नहीं रहता, लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाए और ये 3d3 हो जाए तो अब ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड होने के चक्कर में ये 3d4 से 3d3 हो जाता है ना? ऐसा होने पर देखो +2 से ये क्या हुआ? +3। इसने खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। +2 से +3 होने पर इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जो खुद का ऑक्सीडेशन करे
वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? आंसर Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आई या नहीं? हाँ, Cr+2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद को Cr+3 में बदलेगा, 3D कॉन्फ़िगरेशन लाकर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेगा। 3D कॉन्फ़िगरेशन आने से स्टेबिलिटी बढ़ी, इसके लिए उसे Cr+2 से Cr+3 में बदलना है, अपना ऑक्सीडेशन करना है। जो अपना ऑक्सीडेशन करे वो दूसरे का रिडक्शन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बढ़िया बात, Cr का फायदा हो रहा है। कहोगे सर Mn ऐसा क्यों नहीं कर लेता है? तो देखो बेटा, Mn की क्या अप्रोच है वो समझना। Mn की अप्रोच थोड़ी अलग है। Mn सोचता है कि भाई मैं +3 में हूं, ठीक। अगर मैं अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है 3D4, अगर मैं Mn+3 की जगह उल्टा Mn+2 में बदल जाऊं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन 3D5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3D5। D में कितने होते हैं बोलो? 5। D5 का मतलब क्या हो गया बोलो? D सबशेल हाफ फिल्ड है। ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये हाफ फिल्ड है, ये भी क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी अप्रोच है कि अगर मैं 3D4 से 3D5 हो जाऊं तो मेरी D सबशेल हाफ फिल्ड हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए इसे +3 से +2 में आना पड़ेगा। अपना क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। जो अपना रिडक्शन करेगा +3 से +2 में आकर, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब प्यारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर दोनों को ही फायदा हो रहा है दोनों काम में, है ना, और दोनों की अलग अलग नेचर हो गई, दोनों को ही फायदा हुआ, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, है ना। Cr भी फायदे में रहा, ये भी फायदे में रहा, लेकिन दोनों ने अलग अलग काम किए, इसलिए दोनों में एक की नेचर रिड्यूसिंग है और एक की ऑक्सीडाइजिंग। इस बात को आप ऐसा समझ लो, एक एग्जाम्पल से, मान लीजिए मेरे पास 12 में 11th में आया, तो 11th में आने पर मैं हो सकता है बायोलॉजी लूं, हो सकता है मैथ्स लूं। बायोलॉजी लूं तो मेरा रुझान होगा डॉक्टरी लाइन की तरफ। डॉक्टरी लाइन एक बहुत अच्छी लाइन है, भगवान और डॉक्टर में कोई अंतर नहीं है, वो जीवन बचा रहा है लोगों का। तो डॉक्टरी लाइन भी एक बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन कोई अगर आदमी मैथ्स ले ले, वो सोचे मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट उसे सलाम करते हैं, और वो मैथ्स ले ले और बहुत बड़ा इंजीनियर बने, देश में खूब सारा कंस्ट्रक्शन करवाए, नए नए पुल बनाए, देश का विकास करे। तो बोल रहा हूं डॉक्टर भी भगवान का काम कर रहा है, इंजीनियर भी देश का निर्माण कर रहा है, दोनों ही देश के लिए फायदेमंद है, लेकिन दोनों की लाइन अपोजिट है। एक को मैथ्स जैसी लाइन लेनी है जिसमें फॉर्मूला और सारी चीजें हैं, और एक को बायोलॉजी लाइन लेनी है जिसका बिल्कुल इंटरेस्ट अलग है। लेकिन बायोलॉजी लाइन लेने वाला आदमी भी सफल है और इंजीनियरिंग लाइन लेने वाला आदमी भी सफल है, लेकिन दोनों के नेचर क्या हो गए? अलग अलग। अगर हम मेडिकल फील्ड को मान लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इंजीनियरिंग फील्ड क्या हो गई? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन दोनों फील्ड क्या है? इक्वली गुड है। तो दोनों D4 कॉन्फ़िगरेशन में थे, एक ने मैथ्स ले ली, एक ने बायोलॉजी ले ली, एक ने D4 से D3 हो गया, एक D4 से D5 हो गया, दोनों ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। सामने से हट गया हूं, देख पा रहे हैं? ओके, अब इसका सेकंड पार्ट चलिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? कोबाल्ट सेकंड स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी CO+2 स्टेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट होने पर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। कोबाल्ट+2 स्टेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट की प्रेजेंस में स्टेबल होने के बाद भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि CO+2 इज स्टेबल। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मिल जाए, जिसे हम लिगेंड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को हम लिगेंड भी बोलते हैं। लिगेंड वो होता है जो लोन पेयर प्रोवाइड करता है। तो लिगेंड की प्रेजेंस में CO+2 स्टेबल होने के बाद भी CO+3 में बदल जाता है। कह रहा है ऐसा क्यों होता है, ये +2 से +3 में क्यों बदला जबकि ये ऑलरेडी स्टेबल है? तो बेटा इसकी वजह ये है, इसको एक एग्जांपल समझो। आप डॉक्टर है, स्टेबल है, आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है, खूब पैसा है, खूब मान सम्मान है, लेकिन अगर कोई आके आपको टीचर समझाए यार डॉक्टर तो हो, लेकिन अगर तुम DM बन जाओ तो, और तुम्हें बार बार समझाए, तो तुम्हें ऐसा भी हो सकता है IAS की तैयारी करो और डॉक्टर से DM बन जाओ। तो जिस आदमी ने तुम्हें बार बार इंस्पायर किया
कि यार डॉक्टर हो, स्टेबल हो, लेकिन डीएम बनो, तो वो आदमी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, वो तुम्हारा वेल विशर है ना, और वो चाहता है तुम डॉक्टर से क्या बन जाओ, डीएम। तो डॉक्टर होना अपने आप में स्टेबल है, लेकिन फिर भी डीएम होना और भी बढ़िया है। तो ऐसी अप्रोच कब करेगा आदमी? ऐसी अप्रोच तब करेगा जब कोई आके बार बार उसे रोजाना पूरे दिन समझाए, तब वो इस बात के लिए तैयार होगा, नहीं तो वो अपना दिन भर प्रैक्टिस में ही लगा रहेगा। तो वो समझाने वाला आदमी कौन है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अब आप कहोगे कैसे? देखो बेटा, +2 से +3 में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या लिगेंड आपको देता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लिगेंड क्या देता है? CFSE। और ये CFSE इतनी ज्यादा होती है, वेरी लार्ज होती है, कि इस CFSE से, इतनी लार्ज वैल्यू से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है। यानी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ने आपको CFSE दी, मान लो प्लस की 800, और आपको आयोनाइजेशन करने के लिए चाहिए प्लस का 300, तो आपको 800 रुपए मिल गए गिफ्ट में, तो 300 रुपए तो आप खर्च कर ही पाओगे ना। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इतनी ज्यादा CFSE प्रोवाइड करा देता है, इतनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है कि आयोनाइजेशन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो उस CFSE से ही प्रोवाइड हो जाती है और काम बन जाता है। जैसे इस बात को ऐसे समझो, डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि सर जी मुझे ना अगर प्रैक्टिस छोड़ूंगा तो मेरी 5 लाख रुपए महीने की प्रैक्टिस है, मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा, मुझे डॉक्टर हूं, बढ़िया है, मुझे डीएम नहीं बनना। तो एक पर्सन आया, आपके फादर आए, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर है तू, 5 लाख रुपया कमा रहा है, 1 साल की तैयारी है, चल मैं देता हूं तो 1 करोड़ रुपया। तो तुमने सोचा 5 × 12 60 लाख का नुकसान हुआ, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मैं तैयारी कर लेता हूं, तैयारी भी हो जाएगी और 1 करोड़ रुपया मिल गया, वैसे मैं 60 लाख कमाता। तो आप एग्री हो जाओगे ना, वही वाली बात हो रही है। इसने इतनी ज्यादा CFSE दी कि आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ओवरकम हो गई और आपका ये काम बन गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट चलो। थर्ड पार्ट है, कह रहा है D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है। सोचो जरा, D1 की जगह अगर D0 हो जाए तो सोचो जरा क्या होगा, जरा देखना। D1 का मतलब क्या? देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 4s2, 3d1, यही है, हाँ या ना? ये स्कैंडियम का नंबर है। अगर आपको D0 कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर D से, तो पहले 4s 0 होगा, फिर 3d0, तभी तो होगा। तो ये Sc+3 बन गया मान लो। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है ये वाले से मैच हो गया, और ये कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का नहीं हो गया। तो जब आप D1 से D0 कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो आप नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने पर आपकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो आपसे पहले कोई बोले D1 से D0 में क्यों बदलना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं D1 से D0 बना तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा और मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आप बदलना तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए एनर्जी कहां से आए, है ना? एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब वो कहां से आएगी? वो आएगी हाइड्रेशन एनर्जी से। कहां से आएगी? हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? देखो, कोई आयन जब पानी में घोला जाता है, ये आयन है पानी में घोला, तो पानी के मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्शन से लिबरेट होती है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या लिबरेट होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। जब आपका कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो आपका साइज बड़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी लेस होगी। लेकिन जब आपका कॉन्फ़िगरेशन D0 है तो आपका साइज छोटा है। साइज छोटा होने पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो D1 से D0 होने पर साइज छोटा होगा। साइज छोटा होने से हाइड्रेशन एनर्जी मोर हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा मिलेगी आपको कि उससे आप आयोनाइजेशन का वर्क कंप्लीट कर लोगे। आयोनाइजेशन का वर्क कंप्लीट करते ही आप D1 से D0 बन जाओगे। D1 से D0 बनते ही आप नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा।
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलते ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दोबारा समझो, D1 से D0 क्यों होना चाहता हूं? स्टेबिलिटी बढ़ाने को। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कहां से मिलेगी? हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों बढ़ गई मेरी? क्योंकि D1 से D0 होने पर साइज आपका छोटा हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करने से। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गई। हाइड्रेशन एनर्जी इतनी बढ़ गई कि उसने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दी और आप D1 से D0 बनते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया और आपकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ गई। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से तीनों क्वेश्चन दिमाग के अंदर घुस गए होंगे और फिट हो गए होंगे बढ़िया से। सामने से हट गया हूं, देख लीजिए प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताए आपको अल्ट्रा क्लियर होंगे। अब मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।